So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our history class. इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलाइजेशन। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग अभी तक फर्स्ट टॉपिक, मेनली 4 टॉपिक्स हैं, उसमें से फर्स्ट टॉपिक हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज है सेकेंड वीडियो और इसमें हम लोग सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज क्या क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, ध्यान से इसे पहले देख लेते हैं। तो आज आते हैं अपनी पीपीटी पर। सबसे पहले पीपीटी में हमें क्या डिस्कस करना है आज, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक जो अपना है, सेकंड टॉपिक है द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, कॉमर्शियल का क्या मतलब होता है? ऐसा काम करना जिससे कुछ रुपया पैसा आए। ठीक है, प्रोफेशनल काम। तो अब फॉरेस्ट से पैसा बनाने की बात होगी और ये पैसा कौन बनाएगा? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री में मेनली 4 टॉपिक्स हैं। हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। ये कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री आने से जो इंडिया के कॉमन पीपल थे उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये देखेंगे। दूसरा है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। जो फॉरेस्ट के रूल्स थे, फॉरेस्ट के रूल इन ब्रिटिशर्स ने बनाए, इससे कल्टीवेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम अपने सेकंड पॉइंट में कवर करेंगे। तीसरा है हु कुड हंट। हंट मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, तो कौन शिकार कर सकता है, ये तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। और लास्ट है आज का जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री आने से कौन से नए ट्रेड होना शुरू हुए, कौन से नए रोजगार मिले और कौन सी नई नई सर्विसेज लोगों को मिली, कौन कौन सी सेवाएं मिली, ये चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेट होकर के आ जाओ भाई साहब और आज की वीडियो को एंजॉय करते हैं अगले आधे घंटे के लिए। चलिए भाई, अब हम सीधे अपनी एनसीईआरटी पर पहुंचेंगे और एनसीईआरटी में फॉरेस्ट सोसाइटी एंड क्या है नाम इसका, कोलोनियलिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लें, सीधे सेकंड टॉपिक पर आते हैं। द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, चलिए भाई, in the previous section we have seen that the British needed forest in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest. प्रीवियस सेक्शन में हम लोग ये देखे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो फॉरेस्ट में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। किस वजह से? तो शिप्स बिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जिस पेड़ से शिप्स बनती थी वो पेड़ डिसअपियर हो रहे थे। तो इस वजह से ये यहाँ पर इंडिया में आकर के रिसर्च किए कि कौन से टिम्बर से हम अपनी शिप बिल्ड कर सकते हैं। शिप बिल्ड करने की क्या चूल मची हुई थी भाई? तो बात ये थी इनकी नेवी, जो जल सेना होती है। ठीक है, तो वहां पर किस तरीके से अपनी कंट्री को ये प्रोटेक्ट करें या अपनी टेरिटरी को कैसे एक्सपैंड करें, तो उसके लिए सेना चाहिए होती है। तो सेना के लिए अपनी टेरिटरी को प्रिजर्व करने के लिए, उसको कंफर्ट देने के लिए शिप्स की काफी जरूरत पड़ती है। तो शिप्स के लिए ये लोग टिम्बर की क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। और दूसरा था रेलवेज। रेलवे, जो हमारी रेलवे लाइन होती है उसमें स्लीपर्स लगे होते हैं, तो उन स्लीपर्स के लिए ये फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन साथ ही साथ ये वरी थे, परेशान भी थे। वो क्यों? क्योंकि जो रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। लेकिन इनके मन में चल रहा था जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इस तरीके से तो फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया? जर्मन से एक एक्सपर्ट को बुलाया। ठीक है, जर्मनी से एक एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम है डाइट्रिच ब्रांडिस। उनसे पूछा कि भाई साहब ऐसा कौन सा रूल बनाया जाए जिससे फॉरेस्ट जो हो वो इन ट्रेडर्स के पास ना जाए, इन ट्रेडर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय ना किया जाए, बल्कि प्रिजर्व रहे, ये हमारे कामकाज में आ सके। ठीक है,
ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं चाह रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन ही ना हो, बिल्कुल हो, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन अगर नहीं होगा तो इनकी नीड कैसे फुलफिल होगी, ठीक। लेकिन सिर्फ अपना फायदा चाह रहे, सोच रहे थे ट्रेडर्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय ना करने पाए। Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. जो ब्रांडिस थे इन्होंने रियलाइज किया कि यस ये एक बहुत बड़ी समस्या है डिफॉरेस्टेशन की, तो इससे इन्होंने एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लाया फॉरेस्ट को कंजर्व करने का। वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है अभी देखते हैं हम लोग। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन, rules about the use of forest. Wait a minute. This system would need legal sanction. Rules about the use of forest resources had to be framed. तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ रूल्स फ्रेम करना पड़ेगा, कुछ लीगल सैंक्शन करने पड़ेंगे, कुछ हमें लिखना पड़ेगा, कुछ अच्छे अच्छे रूल्स लिखने पड़ेंगे जिससे हम अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकें। Felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production. कह रहे हैं felling of trees को गिरने से प्लस ग्रेजिंग मतलब जानते हो जो हमारे कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, ये घास को क्या करते हैं, चरते हैं। तो कह रहे हैं कि हमको ट्रीज को फेल होने से और लैंड की जो ग्रेजिंग होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, उसको हटाना होगा, जिससे कि हमारा फॉरेस्ट क्या रहे, प्रिजर्व रहे टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, लकड़ी के प्रोडक्शन के लिए। एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड। कह रहे हैं जो भी इस रूल के खिलाफ जाकर के पेड़ को कट करेगा उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। So Brandis set up the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. तो ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में क्या किया, सेटअप किया एंड एक एक्ट लाया। एक्ट मतलब समझ लो कानून जैसा होता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। मतलब 1864 में इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई और दूसरा इन्होंने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का फॉर्मुलेशन किया 1865 में। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप एट देहरादून इन 1906। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, ठीक है। अब ये कई सारे अपने इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हैं, कई सारे एक्ट ला रहे हैं जिससे फॉरेस्ट प्रिजर्व किए जा सके टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनको टिम्बर चाहिए था, ठीक है। इनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ के जो कॉमन पीपल हैं ये अपनी गाय भैंस वहां पर चरा रहे हैं, या फिर वो अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए लकड़ियां उठा के ले जा रहे हैं, तो उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। तो इन्होंने ये चीजें काम की, इतने एक्ट लाए देहरादून में 1906 में, रिसर्च इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया। द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इन्होंने एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम से एक कॉन्सेप्ट लाए, और इनको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नाम से लग रहा है बहुत ही साइंटिफिक बातें होंगी, लेकिन असल में साइंटिफिक बातें वहां पर नहीं थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। वहां की लैंड का क्या होगा, वहां की न्यूट्रिशन के क्या, जो हमारे लैंड में न्यूट्रिशन है उसका क्या होगा, इस सब की चिंता उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। Many people now include ecologists feel that this system is not scientific at all. बहुत सारे पीपल अब ये मानते हैं, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट जो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में पकड़ रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनका ये मानना है कि ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आया था ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। तो पढ़ने की जरूरत है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आखिर है क्या। अब तुम अपने कॉन्सेप्ट पे अपने दिमाग से सोचो कि ये साइंटिफिक है कि नहीं है। पढ़ते हैं पहले साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का है। In scientific forestry, natural forest which had lots of different types of trees were cut down. In their place, one type of trees was planted in straight rows. This is called a plantation. क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई एरिया लो, वहां पर बहुत सारी स्पेसीज के प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारी स्पेसीज के ट्रीज लगे हुए हैं, और इन्हें क्या कहना है कि जब बहुत सारी स्पेसीज हैं तो उनको कट करके एक मतलब सिमिलर स्पेसीज की, एक ही स्पेसीज के कई सारे प्लांट रो में लगा दो।
ये है इनका साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक एरिया में सिर्फ एक ही स्पेसीज के पेड़ रहने पाए, डिफरेंट स्पेसीज के पेड़ ना हो पाए, जंगल ना बनने पाए। ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। They planned how much of the plantation area to cut every year. The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some years. तो इनका यही काम धंधा था कि जिस एरिया में मल्टीपल स्पेसीज वाले पेड़ हैं उनको कट करके वहां पे सिमिलर स्पेसीज वाले प्लांट लगा दिए जाएं, और मतलब एक रो में, और उसको फिर जब वो बड़े हो जाएं फिर उसको कट करके अगली बार के लिए प्लांटेशन हो। तो इस तरीके से इनका ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन दिक्कत क्या है, बोलोगे सर दिक्कत क्या है? ठीक ही तो है, कट कर रहे हैं तो लगा भी रहे हैं। तो भाई साहब बात ऐसी है कि जब एक ही लैंड में आप बार बार एक ही प्लांट लगाते हैं तो वहां की सॉइल का न्यूट्रिशन, वो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। ठीक है। जैसे ये समझ लो कि एक मोहल्ले के लोग सिर्फ पनीर ही खाते हैं, सिर्फ पनीर खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो क्या होगा? उस मोहल्ले की जो पनीर है, पनीर की जो क्वांटिटी है उस मोहल्ले में जो एक दुकान है, उस दुकान की जो पनीर की क्वांटिटी वो खत्म हो जाएगी। वो क्या रहेगी? एग्जॉस्ट रहेगी हमेशा। और जो उसके पास और वेजिटेबल्स हैं और जो खाने पीने की चीज है वो क्या हो जाएगी? सड़ना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये क्या है? एक साइंटिफिक कॉन्सेप्शन नहीं है। आप कभी पनीर खाइए, आप कभी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, कभी आलू खाइए। जब अलग अलग वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपके शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी फुलफिल हो जाएगा, प्लस जो सिस्टम चल रहा है मोहल्ले वाला वो भी चलता रहेगा। लेकिन कहोगे नहीं सिर्फ हम पनीर ही खाएंगे, तब क्या होगा? तब दिक्कत बन जाएगी, पनीर खत्म हो जाएगी और सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे और आपकी शरीर भी जवाब दे देगी भाई पनीर खाते खाते। तो यही पर हो रहा है। इस वजह से आज के इकोलॉजिस्ट का और आज के लोगों का ये मानना है कि ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। अगर एक ही स्पेसीज के प्लांट बार बार वहां पे लगाए जा रहे हैं तो वहां की सॉइल का वो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1965, it was amended twice, once in 1878 and then in 1927। 1865 में जब फॉरेस्ट एक्ट आया तो वो दो बार उसका अमेंडमेंट हुआ, एक बार 1878 में और एक बार 1927 में। द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज: रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। ध्यान रखना ये 3 कैटेगरी जो हैं ये समझना बहुत ही जरूरी है। कह रहे हैं जो 1865 में एक्ट आया वो 2 बार अमेंडमेंट किया, मतलब उसमें कुछ सुधार किया गया, कुछ एड ऑन किया गया। और 1878 एक्ट में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से? पहला रिजर्व्ड, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। ठीक है। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जो सबसे अच्छे फॉरेस्ट थे। अब रिजर्व है मतलब ब्रिटिश अपना काम धंधा करेंगे। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज। यहाँ की ये जो रिजर्व फॉरेस्ट था ये सबसे अच्छा फॉरेस्ट था और यहाँ पे विलेजर्स को, गांव वालों को अलाउ नहीं था कि यहाँ से कोई भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट ले जा सके। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। यदि उनको अपने हाउस की बिल्डिंग करनी है, मतलब हाउस को बनाना है या फिर फ्यूल के तौर पे वुड का यूज करना है, तो वो कहां से ले सकते हैं? तो कहां चला गया? प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से। प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से वो अपना नीड फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मतलब विलेजर्स वहां पे अलाउ नहीं थे। अगला, हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब ये जो रूल आया, जो ये फॉरेस्ट का एक्ट आया, इससे आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। Villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves. जो फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोग थे या फिर विलेज में रहने वाले लोग थे, इनका अलग अलग मानना था कि एक गुड फॉरेस्ट हम किसको कह सकते हैं।
लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था, जो विलेजर्स में थे, विलेजर्स एक ऐसा फॉरेस्ट चाहते थे, एक ऐसा जंगल चाहते थे जहां पर मिक्सचर ऑफ स्पीशीज हो, कई तरीके के पेड़ हो। ठीक है भाई, जैसे हमारी क्लास ही है, कोई भी क्लास ले लो, अपनी क्लास ले लो, क्लास 9th की, तो उसमें क्या है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, मतलब कुछ पढ़ने वाले रहते हैं, कुछ खेलने वाले रहते हैं, कुछ मस्ती करने वाले होते हैं, अलग अलग स्पेसीज के बॉयज होते हैं, तभी देखो क्लास में मजा आता है। ठीक है, एक ही स्पेसीज के सब बच्चे हों तब मजा नहीं आएगा, सब एकदम धीर गंभीर रहेंगे, ठीक है, एकदम सीरियस रहेंगे। और कुछ अगर सब एक ऐसी क्लास बन गई जहां पे सिर्फ और सिर्फ मस्ती चल रही है, सिर्फ मस्ती वाले बच्चे हैं, तो पढ़ाई ही नहीं होगी। तो सभी रसों का होना अनिवार्य है, सभी स्पेसीज का होना अनिवार्य है। अगर सभी स्पेसीज रहेंगी तभी मजा आएगा, तभी डेवलपमेंट होगा। The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building ship or railways. ब्रिटिश तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, उनको बस टिम्बर चाहिए था जिससे शिप और रेलवेज उनकी अच्छी हो सके। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि विलेजर्स को फॉर्डर कहां से मिलेगा, फ्यूल कहां से मिलेगा, उनको ये सब फर्क नहीं पड़ता है। They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight. So particular species like teak and sal were promoted and others were cut. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लंबे लंबे पेड़ चाहिए थे जो कि टॉल हों और स्ट्रेट हों, ये नहीं कि इधर चला मैं उधर चला। तो इन्होंने पर्टिकुलर स्पीस टीक और साल को ही प्रमोट किया और किसी को नहीं किया। ठीक है, टीक और साल जो होते हैं बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। In forest areas, people use forest products, roots, leaves, fruits and tubers. फॉरेस्ट के एरिया में वहां पीपल थे, वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट यूज करते थे, कौन कौन से, रूट्स को, लीव्स, फ्रूट्स को, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स ये समझ लो जो मिट्टी के अंदर फल पाए जाते हैं उनको ट्यूबर्स बोलते हैं, सिंपल ही है। जैसे हमारा आलू है, वो मिट्टी के अंदर से खोद के निकाला जाता है, तो वो ट्यूबर्स में गिना जाएगा। फॉर मेनी थिंग्स fruits and tubers are nutritious to eat, especially during the monsoons before the harvest has come in. कह रहे फ्रूट्स और ट्यूबर्स समझा दिया गया, ऐसी चीजें जो पेड़ जो मिट्टी के नीचे पाई जाए और न्यूट्रिशियस हों। तो भाई साहब ये बात है, ठीक है। तो क्या लिखा है फिर से देखते हैं। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन। हार्वेस्ट के पहले, हार्वेस्ट मतलब फसलों के कटने से पहले, फसलों के कटने से पहले फ्रूट्स और ट्यूबर्स ये फॉरेस्ट एरियाज के रहने वाले जो पर्सन्स थे वो यूज करते थे क्योंकि वो काफी न्यूट्रिशियस होते थे। हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन, वुड फॉर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लोव्स। ठीक है, हर्ब्स यूज किया जाते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, ठीक है, और एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के लिए वुड यूज किया जाता था। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मतलब खेती करने का उपकरण, यंत्र। तो पहला योक्स है और दूसरा है प्लो। तो प्लो तो समझते हो हल होता है जिससे मिट्टी को छोटे बारीक कणों में डिवाइड किया जाता है, और योक्स होता है, कभी देखे होंगे, दो बैल होते हैं तो लकड़ी से वो बंधे होते हैं, लकड़ी से बंधे होते हैं, या फिर दो बैल ही, घोड़े तो होते नहीं है, बैल है या फिर भैंसा होता है, ठीक है, जिनसे हम लोग ये काम कराते हैं। तो इनको एक लकड़ी से बांधा जाता है, ठीक है, जिससे ये दोनों साथ में चलें, एक सुरताल में चले, ये नहीं कि एक तेज चल रहा है एक धीमा चल रहा है। तो ये योक्स बंधे होने से क्या होता है कि वो एक साथ चलते हैं, ठीक है, एक स्पीड से। बंबू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेज एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेलास। जो बंबू है उससे अच्छे फेंसेस बनते थे, फेंसेस मतलब चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती थी, और बास्केट और अम्ब्रेला भी बंबू से बनाए जाते थे। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गार्ड कैन बी यूज्ड एज पोर्टेबल वाटर बॉटल। कह रहे हैं एक ऐसी गार्ड मतलब होता है लौकी जैसा होता है, जैसे लौकी, लंबी लंबी लौकी आती है, यदि वो सूख जाती है तो उसको क्या बनाया जाता है, एक ऐसा चम्मच जैसा बनाया जाता है या फिर कंटेनर जैसे बनाया जाता है जिससे कि वाटर को क्या किया जा सके, निकाला जा सके। Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposal plates and cups. ठीक है, मतलब फॉरेस्ट से काफी चीजें डेवलप बनाई जा रही हैं, ठीक है। यहां पर देखें कि हमने क्या किया, जो लीव्स हैं, जो लीव्स मतलब सूख गई हैं, उनको स्टिच करके डिस्पोजल प्लेट्स या फिर कप्स बनाया जा रहा है। पहले के जमाने में, अब तो जब दावत होती है, निमंत्रण होता है कहीं पर, तो तुम्हें कुछ व्हाइट कलर की एक प्लेट मिलती है, ठीक है, वो भी डिस्पोजल रहती है, लेकिन उतनी वो डिस्पोजेबल नहीं रहती है,
ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, पत्तियों को सिल करके पत्तल बनाया जाता था, प्लेट बनाया जाता था। आज भी गांव में देखने को मिलता है, तो उसमें लोग खाना खाते थे। तो उससे क्या होता था, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहता था और निमंत्रण भी लोगों का हो जाता था। ठीक है भाई, पत्ते में आप खाना खाएंगे और उसके बाद पत्ती को फेंक दिए, पत्ती वापस से बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में गल जाएगी, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ऐसे काम होता था। द सियादी बहुहिमा रहली creeper can be used to make ropes, and the thorny bark of the simmer silk cotton tree is used to grate vegetables, oil for cooking, and to light lamps can be pressed from the fruit of mahua tree। यहाँ पे कई सारे प्लांट्स के नाम दिए हैं और उनका क्या क्या यूज है ये समझाया गया है। ठीक है, तो देख लेना। The Forest Act meant severe hardship for villagers across the country। The Forest Act meant severe hardship for villagers across the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal। तो यहाँ के जो विलेजर्स थे, कॉमन पीपल थे, ये फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद इनके पूरे काम धंधे बंद हो गए। जो ये डेली एक्टिविटीज करते थे, अपनी गाय भैंस को चराने ले जाते थे, ग्रेजिंग कराने ले जाते थे, वहां से कुछ लकड़ियां काट के लाते थे अपने फ्यूल के लिए, वो सब के सब इलीगल हो गए। क्या हो गए, गैर कानूनन हो गए। अब आप ऐसा काम करेंगे तो कानून के तहत क्या मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी। People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guard who would take bribes from them। अब भाई साहब, जब विलेजर्स को लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो वो खाएंगे क्या? जब पेट की भूख सताएगी तो क्या करना शुरू करेंगे, चोरी। किस चीज की, वुड की। तो रात में चले जाते थे, रात में चोरी वोरी करके विलेजर्स वहां से लकड़ियां लाते थे। अगर वो पकड़े जाते तो फिर पूरा का पूरा फॉरेस्ट गार्ड पर निर्भर करता कि वो कितना दयावान है। अगर फॉरेस्ट गार्ड दयावान है तब तो ठीक है, छोड़ देगा, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड अगर अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, कुछ उनसे ब्राइब्स लेगा, कहेगा कुछ तो भाई हमको दो तब हम तुमको छोड़ेंगे, वरना हम साहब से बता देंगे, ब्रिटिश को बता देंगे और फिर आपकी अच्छे से तोड़ाई होगी। ठीक है, वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड। It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food from them। ठीक है, वुमेन के लिए और भी दिक्कत बनती थी यदि वो पकड़ी जाती थी फ्यूल वुड को चुराते हुए। और पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए बहुत ही कॉमन चीज हो गई थी कि पीपल को हैरास करते थे, उन्हें डराते धमकाते थे और उनसे फ्री फूड की डिमांड करते थे कि आप हमें आधा खाना, आधी लकड़ी दीजिए, या फिर जो भी खाना वाना बनेगा उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहां के जो पुलिस कांस्टेबल थे, फॉरेस्ट गार्ड थे, वो लोगों को हैरास करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वहां की जो कॉमन पीपल थी उनकी लाइफ अफेक्ट हुई। समझ गए, फॉरेस्ट एक्ट आने से वहां के जो कॉमन विलेजर्स थे उनकी लाइफ पर इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये इनका फॉरेस्ट एक्ट बहुत अच्छा नहीं था इंडिया के लिए, उनके लिए तो काफी अच्छा था, उनको तो सब अपनी जो नीड्स थी वो फुलफिल हो रही थी। अब अगला टॉपिक है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। अब जो फॉरेस्ट का रूल आया था उसने कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया। कल्टीवेशन मींस फसल उगाने वाला जो कार्यक्रम था। ठीक है, फसल उगाने को कल्टीवेशन कहते हैं। One of the major impacts of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture। क्या लिखा है, वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट्स ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर। दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इट हैज मेनी लोकल नेम्स सच एज लोडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, चिटेमीन और टैवी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। इन इंडिया ढा, पेंडा, बिवार, नेवाद, झूम, पोडू, खंदद एंड कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। तो जो ये फॉरेस्ट रूल आया, ये जो इंडिया में या इंडिया के आसपास जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उस पर काफी इफेक्ट पड़ा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो अपने यहाँ एक प्रैक्टिस चलती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है कि
एक एरिया में हम क्या करते हैं, फसल को शिफ्ट करते हैं। इस बार कोई एक फसल, मतलब मान लीजिए फसल ए उगाए तो अगली बार फसल बी उगाएंगे, ठीक है, फसल बी के बाद फिर फसल ए पे आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं फसलों का, जिससे क्या रहता है, हमारे सॉइल का न्यूट्रिशन क्या रहे, बना रहे, एग्जॉस्ट ना होने पाए न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये इंडिया का सोचना था। और स्टूडेंट एग्रीकल्चर में इसमें क्या करते हैं कि फसल को जला देते हैं। जब फसल का हमने ग्रेन्स निकाल लिया है तो उसको जला देते हैं, उसको एशेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो फॉरेस्ट रूल आया, ये सब करने से हमको मना किया। और यहां पर कई सारे नाम दिए हैं इसी स्टूडेंट एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, बहुत सारे नाम दिए हैं। इंडिया में भी अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्टूडेंट एग्रीकल्चर का, कि हम डे बाय मतलब सीजन बाय सीजन फसल को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और ग्रेन्स को निकालने के बाद जो भी वहां पर वो बचते हैं, उसके क्या कहते हैं, पैरा वगैरह या फिर जो लेफ्ट पार्ट बचता है, उसको वहीं पर हम लोग जला देते हैं। तो वहां पर एसिड फैल जाती है उस एरिया में, ठीक है, तो वो सॉइल के लिए अच्छी होती है। तो इस तरीके से होता है। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ट इन रोटेशन, सीड्स आर सोन इन द एसेज after the first monsoon rains, and the crop is harvested by October-November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left follow for 12 to 18 years for the forest to grow back. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें क्या, पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन। फॉरेस्ट को कट कर दिया था और मतलब जो लंबे लंबे पेड़ वगैरह रहते थे, जो यहाँ के विलेजर्स के किसी काम के नहीं थे, तो उसको कट कर दिया जाता था और उसको बर्न कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। उसके बाद सीड्स को उन्हीं एसेज में सोन कर देता था, सोन कर दिया मतलब बो दिया जाता था। और उसके बाद जब मानसून रेन आती थी तो क्रॉप क्या होता था, क्रॉप मतलब ग्रो करने लग जाए, और फिर उन्हीं क्रॉप्स को अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता था। समझ में आ रहा है कि जो फॉरेस्ट के लंबे लंबे पेड़ हैं, जो विलेजर्स के काम के नहीं है, उनको कट करके जला देते थे और उसके बाद डाल देते थे उसमें बीज, ठीक है, सीड्स डाल दिए। अब उसके बाद जब मानसून की बारिश हुई, उसके बाद जब क्रॉप्स उग आई तो उनको क्या कर लिया गया, हार्वेस्ट कर लिया गया अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। उसके बाद सच प्लॉट्स आर कल्टीवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और बहुत दिन तक वहां पर क्रॉप्स को उगाया गया। उसके बाद लेफ्ट फॉलो, और उसके बाद उस लैंड को छोड़ दिया गया कुछ दिनों के लिए, 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक, और फिर उनको 12 से 18 साल छोड़ दिया गया कि वहां पर फिर से वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सके। लेकिन पहले पॉपुलेशन कम थी, तो ये 12 से 18 साल तक किसी जमीन को छोड़ना आसान था, लेकिन अब नहीं आसान, ठीक है। अब इस तरीके कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। A mixture of crops is grown on these plots in central India and Africa. It could be millets, in Brazil manioc, and in other parts of Latin America maize and beans. कह रहे हैं कि इन प्लॉट्स पर मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स ग्रो किया जाता था। ध्यान रखना, साइंटिफिक यही है कि किसी भी लैंड पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स क्या करिए, डालिए, तो उससे क्या होगा, हमारे सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल बना रहेगा, ठीक। और यहां पर जो एशिया में इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स, तो मिलेट्स ग्रो किया जाता था अपने सेंट्रल इंडिया या फिर अफ्रीका की बात करें, ब्राजील में मैनियॉक एक फसल है, और अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका में मेज और बीन्स को ग्रो कराया जाता था, ठीक है। आगे, यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। जो यूरोपियन फॉरेस्ट थे, उनका ये मानना था ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। क्यों गलत काम हो रहा है, क्योंकि भाई साहब उनको तो लंबे लंबे पेड़ चाहिए थे, स्ट्रेट पेड़ चाहिए थे, क्योंकि उनको टिम्बर की आवश्यकता थी उससे। दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज एंड रेलवे टिम्बर। उनका मानना था यदि कल्टीवेशन हो गया तो कल्टीवेशन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, पेड़ कट करना पड़ेगा। और पेड़ क्यों कट करना चाहते थे, तो अपने रेलवे के टिम्बर के लिए। तो फॉरेस्ट मतलब जो इन ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था वो यहाँ के विलेजर्स के इंटरेस्ट से जस्ट अपोजिट था। विलेजर्स कल्टीवेशन चाह रहे थे और ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्लांटेशन चाह रहे थे, यहाँ पे मतलब लंबे लंबे प्लांट्स ग्रो करना चाह रहे थे। When a forest was burnt, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber.
ये कह रहे थे अगर कल्टीवेशन तुम करते हो, कल्टीवेशन करने के बाद वहां जो रिमेनिंग होता है उसको जला देते हो, तो उस जलने से क्या हो सकता है, कभी कभी जो बड़े बड़े हमारे पेड़ हमने लगाए हैं बगल बगल में, इस पर नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसा है कि तुम पहले फुर्सत में निकल लो, अब आज से यहाँ पर जलाने वलाने कार्यक्रम खत्म करो, विलेजर्स को वो बोले। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर for the government to calculate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. और shifting cultivation में जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उसको टैक्स वसूलने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि जब तक ये टैक्स वसूलने जाएं तब तक ये कल्टीवेशन को शिफ्ट कर दें, मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब कि ये कुछ क्रॉप ग्रो करते थे, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करके सॉइल को कुछ दिन के लिए छोड़ दिए। तो वहां पे जब ये ऑफिशियल्स इनके पहुंचे तो देखे तो यहाँ तो कुछ क्रॉप्स ही नहीं उगाया गया, तो टैक्स कैसे लें? तो टैक्स लेने में इनको बहुत ही दिक्कत हो रही, तो इस वजह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. Some had to change occupation, while some registered through large and small rebellions. तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कम्युनिटीज को फोर्सली क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया, उनके फ्रॉम दियर होम्स इन द फॉरेस्ट, जो उनके जंगलों में उनके घर वगैरह करते थे वहां से उनको डिस्प्लेस किया गया, कहा गया कि यहाँ से आप हटिए वरना फॉरेस्ट को आप खराब कर देंगे, हमारे यूज का जो टिम्बर है उसको भी जला देंगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बहुत लोगों को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ा, और कुछ जो रजिस्टर किए, जो इनके मतलब इन्होंने जो भगाया, ये भागे नहीं, तो उनसे क्या किया, इन्होंने छोटी मोटी लड़ाइयां की, स्मॉल रिबेलियंस, लड़ाइयां। ठीक है, अब ये अपना तीसरा टॉपिक क्या है, हु कुड हंट। एक मिनट जरा रुकिए, तो चलिए एक और टॉपिक कर लेते हैं, हु कुड हंट, क्योंकि 30 मिनट्स हो चुके हैं। चलो एक टॉपिक हु कुड हंट कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर आज की छुट्टी करेंगे। हु कुड हंट, कौन शिकार कर सकता है, इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं। द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। Before the forest laws, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges, and variety of small animals. This customary practice was prohibited by forest laws. Those who were caught hunting were now punished for poaching. क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट लॉज आया, इससे कल्टीवेशन पर तो इफेक्ट पड़ा, कल्टीवेशन नहीं करने दे रहे थे, वहां पर जो फैमिली रह रही थी उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। लेकिन वहां मतलब ये फॉरेस्ट लॉज आने से कुछ और चीजों पर बैन हुआ, जैसे कुछ लोग हंटिंग करके अपना घर चलाते थे, कुछ लोग फिशिंग करके अपना घर चलाते थे, तो इन सब को भी बैन कर दिया गया। और इन सब यदि इन लोगों को मारते हुए पकड़ा जाए, जैसे फिशिंग करते हुए किसी को, या फिर डियर को मारते हुए, डियर को हंट करते हुए पकड़ते थे, तो फिर इनको सजा मिलती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, while the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of the court and nobility for centuries. क्या लिखे हैं, while the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game became a sport. कह रहे हैं कि इन्होंने विलेजर्स को हंट करने से मना किया, विलेजर्स को हंट करने से मना किया, लेकिन अपना हंटिंग कर रहे थे, अपना उसको एक स्पोर्ट के तौर पे देखने लगे। ठीक है, और इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ अ कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। और यहाँ पर इंडिया में बहुत पहले शिकार पर राजा लोग जाते थे, वहां पर मार करके ले आते थे और अपने आप को बहुत बहादुर गिनाते थे, जो कि बहुत ही गलत बात है। किसी भी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, किसी भी निहत्थे पर वार करना बहुत ही गलत बात है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो आपको यदि वार करना हो तो किसी हथियार वाले पे वार करिए, तब तो आप बहादुर हैं। लेकिन एक ऐसे टाइगर पे आप वार कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जान बचा के भाग रहा है, या ऐसे डियर पर करें, टाइगर और लॉयन पे तो कम से कम वो हिंसक है, लेकिन डियर जो है, डियर तो बहुत शांत प्रिय जानवर है, वो शांति से रहता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसको मार करके आप सोचे बहादुर हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहादुर नहीं है। मेनी मुगल पेंटिंग्स शो प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉयिंग अ हंट
but under colonial rule, the skill of hunting increased to such an extent that various species became also extinct. तो कह रहे हैं जो मुगल पेंटिंग है, ठीक है, मुगलों के द्वारा जो पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें हम लोग मतलब कई जगह देखते हैं कि वहां पर क्या कर रहे हैं कि शिकारी को, जितने भी एनिमल्स हैं उनको हंट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कॉलोनियल रूल आते आते ये जो हंटिंग है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गई, ठीक है, और इतनी बढ़ गई कि बहुत सारी स्पेसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट होने लगी, खत्म होने लगी। The British saw large animals as signs of a wild, primitive and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. इन ब्रिटिशर्स का मानना था, ये जो इनको मार रहे थे टाइगर्स को, लॉयंस को, पैंथर्स को, तो इनको मारने से इनको ये लग रहा था कि हम इंडिया को सिविलाइज बना रहे हैं। इंडिया को क्या बना रहे हैं, सिविलाइज, मतलब कि इंडिया को हम सिखा रहे हैं कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसक नहीं बनना चाहिए, अहिंसावादी बनना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो भी हैं ये बहुत ही हिंसक जानवर होते हैं, तो इनको हम मार देंगे। They give rewards for the killing of tigers, wolves and other large animals on the grounds and they posed a threat to cultivators, ठीक है। जितने भी हिंसक जानवर थे उनको मारा जा रहा था, और जो भी मार रहा था वो ब्रिटिश क्या कर रही थी, उनको मतलब ये गेम हो रहा था, और जो भी ज्यादा से ज्यादा इन हिंसक जानवरों को मार रहा था, टाइगर्स को मार रहा था, उनको क्या मिल रहा था, अवार्ड मिल रहा था। ओवर 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लेपर्ड्स and 2 lakh wolves were killed for reward in the period 1875 to 1925. 1875 से 1925 तक इतने जानवर मारे गए रिवॉर्ड पाने के लिए। Gradually, the tiger came to be seen as a sporting trophy. ठीक है, टाइगर केम टू बी सीन एज ए स्पोर्टिंग ट्रॉफी। टाइगर दिया जाता था किसी को, यदि ट्रॉफी देना है, वो जीत गया है, काफी मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है, तो स्पोर्ट्स में उसको क्या 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 दे दिया जाता था, टाइगर दे दिया जाता था, एक मरा हुआ टाइगर। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1,157 टाइगर्स एंड 2,000 लेपर्ड्स अप टू 1957। उस समय ये होता था कि अच्छा तुम हमसे ज्यादा तेज हो, हमने 10 शेर मारे हैं, 10 टाइगर मारे हैं, तो कहता बस हमने तो एक दिन में 20 टाइगर मारे थे। तो इस तरीके से लोग अपनी बहादुरी गिनाते थे उस टाइम पर। तो सरगुजा ये एक मध्य प्रदेश का, एमपी का एक एरिया है। अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर्स। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड फॉर हंटिंग। ओनली मच लेटर डिड एनवायरमेंटलिस्ट एंड conservators begin to argue to all these species of animals needed to be protected and not killed. तो बहुत दिन तक ये ब्रिटिश इस हंटिंग को अपने अंडर लिए रहे कि सिर्फ हम हंट करेंगे, ठीक है, और ये एक गेम के तौर पे खेला जाएगा। लेकिन काफी दिनों के बाद एनवायरमेंटलिस्ट और जो कंजर्वेटर्स थे, जो एनवायरमेंट की बात करते थे, जो इंसानियत की बात करते थे, वो सामने आए और लोगों से आर्ग्यू किया, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब ये सब मत करिए, ये सब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये सब गायब हो रहे हैं, इनकी प्रजातियां, इनकी जो स्पेसीज हैं ये सब गायब हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, ठीक है। अब एक टॉपिक आज का बच रहा है, ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है, सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा देख लेते हैं। काम में क्या करना, जितना ही पढ़ाया है इसकी रीडिंग अच्छे से कर लेना, और एक्सरसाइज मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 के बाद जो एग्जाम्पल्स हैं 8.2 के पहले, उसको अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व करके हमें शाम 7 बजे तक भेज देना, ठीक है। तो हिस्ट्री में तुम्हारा काम क्या रहेगा, जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत बनती है आज के टॉपिक में तो पूछ लेना, प्लस अपने मैथ्स का एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।